अध्यक्ष जी, समय सीमा का ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारों की जायज मांगों को लेकर गंभीर असंवेदनशीलता का प्रदर्शन करना, दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे रोजगार के अवसर तथा भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली के संबंध में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अध्यक्ष जी, रोजगार एक युवा का जीवन जीने का आधार रोजगार, रोजगार, रोजगार। हम उत्तराखंड में सरकारी रोजगार की बात करते हैं, सरकारी रोजगार नौकरी निकलती है, नौकरी निकलते ही वो गिर जाती है। बात अभी एलटी की परीक्षा हरिद्वार में जो हुई, उसमें 2 नकल करने वाले लोग पकड़े गए। यूके-880 का इतना बड़ा घोटाला जो उसमें संलिप्त थे, सारे छूट गए। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट रोजगार। युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री और युवा ही परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यहां है नहीं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तो सिडकुल में बड़ा घेराव करते थे कि प्राइवेट उद्योगों में, तिवारी जी ने शासनादेश कांग्रेस की सरकार ने जारी किया था कि 70% उत्तराखंड के लोग लगेंगे, लेकिन आज वो उस कुर्सी में है तो 70% भूल गए हैं कि जो प्राइवेट उद्योग है उत्तराखंड में, उनमें उत्तराखंड के लोग होने चाहिए। उपनल, आदरणीय अध्यक्ष जी, विशेष रूप से आपका ध्यान उपनल की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। उपनल 20-22 हजार कर्मचारी, जिसकी लगातार हर सरकार में कैबिनेट में ये फैसला होता है कि उपनल के किसी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। हमारे अधिकारियों ने, नेताओं ने, सरकार ने 2004 में उपनल बनाया, 2007 में आदरणीय मुख्यमंत्री खंडूरी जी ने यह कहा कि उत्तराखंड पूर्व सैनिकों का प्रदेश है, उत्तराखंड सैनिकों का प्रदेश है, और उपनल से जो सुविधा थी उसे खत्म किया। कहा उपनल से अब सारे कर्मचारी रखे जाएंगे, चाहे वो दैनिक भोगी हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो ठेके प्रथा वाले हो, उन्हें उपनल से रखा जाएगा। और शासनादेश जारी किया गया कि उपनल के कर्मचारियों को निकाला नहीं जाएगा। लेकिन आज जब सरकार की मर्जी आती है तब उपनल के कर्मचारियों को निकाल देते हैं। सेलटेक्स विभाग में 113 कर्मचारी निकाले। सरकार की हठधर्मिता देखिए, 113 कर्मचारी जो 15 साल से 20 साल से सेलटेक्स विभाग में थे, उन्हें निकाल दिया। कर्मचारी धक्के खाते रहे, उन्हें नहीं रखा। उनमें से 56 लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश किया उपनल की नियमावली में आप इन्हें रखिए, तो सरकार ने तब भी उन्हें नहीं रखा। फिर उसके बाद जब दोबारा वो कोर्ट गए कि आप माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं, उसके बाद सरकार ने 56 लोगों को रखा, बाकी लोग बाहर घूम रहे हैं। परसों की बात है, अभी अध्यक्ष जी कहेंगे, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी कहेंगे, नामों का हमें वर्णन नहीं करना चाहिए। खटीमा में अब मुझे नाम लेना ही पड़ेगा, एक लालचंद जी आए, वो सेलटेक्स डिपार्टमेंट में 8 साल से थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के क्लासमेट हैं, और अचानक उन्हें छुट्टी दे दी, उन्हें निकाल दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आउटसोर्स का हमारे प्रदेश में सब कुछ आउटसोर्स से ही हो रहा है। आउटसोर्स कंपनियां ऐसी हैं, अगर एक मंत्री जी आउटसोर्स कंपनी को काम देते हैं, वो गड़बड़ करती है, वो ब्लैकलिस्टेड हो जाती है, तो उसे दूसरे मंत्री जी आउटसोर्स का काम दे देते हैं। 11 महीने का बॉन्ड है, 3 महीने की तनख्वाह उन्हें पहले चाहिए, 8 महीने की तनख्वाह वो लोगों को देते हैं। एक ही पद के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तनख्वाह देते हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। आउटसोर्स कंपनियों में किसकी हिस्सेदारी है, किसकी भागीदारी है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे प्रदेश में कुछ लोग रोजगार अपना करते थे, ठेकेदारी करते थे, छोटे छोटे ठेके निकलते थे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, वो भी एक रोजगार था। उस रोजगार से उत्तराखंड के बहुत सारे लोग रोजगार कर रहे थे, लेकिन सरकार नई नीति लाती है,
अगर एक नाले की सफाई होनी है, 4 नालों की होनी है, 6 नालों की होनी है, सरकार ने मिलाकर एक बड़ा टेंडर कर देना है। उस टेंडर में ऐसी शर्तें लगा देनी है कि मैक्सिमम उत्तराखंड के बाहर के ठेकेदार आकर उस काम को क्वालिफाई करते हैं, वो उस काम को कर रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड में जो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, इस सरकार ने उनके रोजगार में भी प्रहार करने का काम किया है। बात करते हैं प्राकृतिक रोजगार की। खनन, जो प्राकृतिक रोजगार था उत्तराखंड का, जिसमें अगर हम खाली हल्द्वानी गोला की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा परिवार सिर्फ वहां से रोजगार पा रहा था। आज चारों जिले में जो प्राकृतिक रोजगार खनन था, उसे हैदराबाद की एक कंपनी को देकर लाखों लोगों के पेट में लात मारने का काम इस सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वरोजगार की बात करते हैं। अगर कोई होटल बनाता है, 900 से ऊपर जो है कुछ बनाता है, तो उसमें आपने बिठा दिया है प्राधिकरण की एनओसी। और रोजगार की बात हम गैरसैंण में कर रहे हैं। कल गैरसैंण के युवाओं का एक शिष्टमंडल मेरे पास आया था। गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और गैरसैंण में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है। इसे भी बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। कोई सरकारी परीक्षा होती है या कोई अन्य परीक्षा होती है, उस परीक्षा के लिए गैरसैंण जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहां पर सेंटर की व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष जी, कंक्लूड। आज अतिथि शिक्षक परेशान है, जल विद्युत निगम के कर्मचारी परेशान है, पीआरडी का तो वो बुरा हाल है, आउटसोर्सिंग एजेंसी है, और उन कर्मचारियों का पीएफ नहीं कटता। जी देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात है, पीआरडी के कर्मचारियों का पीएफ तक नहीं कटता, उनकी छुट्टी के भी पैसे कटते हैं, चाहे वो सुरक्षा में हो, चाहे वो जो है कि अन्य किसी पद पर हो। प्लीज कंक्लूड। जल संस्थान के कर्मचारी सिर्फ ये धरना दे रहे हैं कि हमें ठेकेदार कहीं 5,000 देता है, कहीं 6,000, आप कंक्लूड करिए, अपनी बात को कंक्लूड करिए। आप हमें जो है कि हमारा पीएफ काटिए, जो हमारा न्यूनतम वेतन सरकार कहती है 12,500, वो हमें मिलना चाहिए। काइंडली कंक्लूड। माननीय सदस्य, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। बहुत देर से बोल रहे, 10 मिनट हो गए। बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। और एक बात और कहूंगा, 2007 आप बात नहीं, आप कंक्लूड करिए। उपनल की बात कर रहा हूँ। आपने उपनल की बात कर ली है, कंक्लूड करिए। आज नियमितीकरण, माननीय सदस्य कंक्लूड प्लीज। माननीय सदस्य कंक्लूड करिए। लास्ट है, कंक्लूड कर रहा हूँ। आप उपनल पर बोल चुके हैं। की बात कर रहे हैं। 2007 में सरकार ने कहा कि अब से कोई कर्मचारी आउटसोर्स उपनल के थ्रू लगेगा, कोई संविधा में नहीं रखा जाएगा। सरकार की बात का जिन्होंने आदर किया, वो उपनल की संस्था है, उपनल से लगने शुरू हुए। सरकार के जिस सरकार के आदेश को उनको आज परमानेंट करने की माननीय सदस्य, आप प्लीज कंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इनको भी अगर आप नियमितीकरण कर रहे हैं उपनल की। माननीय सदस्य श्री काजी निजामुद्दीन जी। माननीय सदस्य श्री काजी निजामुद्दीन जी। महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर चर्चा की जाए। धन्यवाद स्पीकर मैडम। आप आउटसोर्स की बात कर रहे थे। इन लोगों ने तो इस विधानसभा में आउटसोर्स विधायक लाने की तैयारी कर दी थी। वो तो भला वो सम्मानित मंगलौर की सम्मानित जनता का कि वो आउटसोर्स विधायक आने से यहाँ रह गए। आप बोल चुके हैं। यहाँ के बेरोजगार सरकार से आप बोल नहीं दे रहे। एक ही गुहार लगाते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। मैडम, ये तो पूरा प्रदेश एडॉकिज्म पर चल रहा है। सर्वोच्च पदों से देखिए, एडॉक, कार्यकारी, सब टॉप टू बॉटम कोई सा कार्डर देख लीजिए। अच्छे खासा जनता ने स्थायी सरकार चुनी थी। जाने क्या परिस्थितियां हुई, कभी भी कोई कह देता है चुपचाप कान में कि ठाकुर तो गयो। ये भी स्थायी एडॉक पर चल रही है कि मंगलौर का चुनाव हार गए तो गए, केदारनाथ का चुनाव हार गए तो गए, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। बहरहाल, आज के इस उत्तराखंड के परिवेश में बड़ी दुखद एक बात है। बच्चे परीक्षाओं की तैयारी करते थे, दौड़ लगाते थे, पढ़ते थे, उनका सरकारी परीक्षाओं से दिल टूटा हुआ है, यकीन उठ गया। जो बच्चे, हम सब लोग ग्रामीण परिवेश में हम लोग जाते हैं, वहां देखते थे कि सुबह 3 और 4 बजे बच्चे उठकर दौड़ा करते थे। पुलिस की भर्ती होगी, वन विभाग की भर्ती होगी, दोपहर को 3 बजे दौड़ा करते थे।
उन बच्चों की मेहनत करने में बहुत कमी पाई जा रही है, क्योंकि उन लोगों की एक उम्मीद, एक आस टूट गई। परीक्षा होगी नहीं, नौकरी निकलेगी नहीं, नौकरी निकलेगी तो पेपर लीक होगा, किसी वजह से पेपर लीक नहीं हुआ तो जांच में उलझ जाएगा, और रिजल्ट जाने क्यों सालों साल रिजल्ट रोकना ये न्यायोचित नहीं है। हर तरह का रिजल्ट जो रुका हुआ है उसकी जवाबदेही सरकार की है, यथाशीघ्र वो रिजल्ट्स निकलने चाहिए। मान्यवर, ठेका पड़ता, इससे सहूलत पिक एंड चूज की है, अपनी मर्जी से आप पिक एंड चूज कर लीजिए, विकल्प खुले रहते हैं। तो ये रीति परमानेंट रीति इस स्टेट में बने, ये यहाँ के प्रदेश निर्माताओं की सोच कभी नहीं हो सकती थी। उन्होंने ये सोचा था कि सबको रोजगार मिलेगा और अच्छा रोजगार मिलेगा, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले। आरक्षण का लाभ इसमें डॉकिज्म में कहीं भी नहीं है। SC ST के बच्चे इसमें पिछड़ रहे हैं। तो स्थायी नौकरियों की तरफ, पारदर्शिता की तरफ को दिमाग में रखते हुए ये नौकरियों की वैकेंसीज निकले और पारदर्शी तरीके से इम्तिहान हो और नौकरियां लगें। मान्यवर, अगर बहुत शॉर्ट में CMI और PLFS के अगर आंकड़े देखें, जो लास्ट आंकड़े हैं, तो ग्रेजुएट्स के जो आंकड़े हैं वो बहुत भयावह हैं। 40% तक बेरोजगारी अगर ग्रेजुएट्स में है, बहुत डरावनी स्थिति हो सकती है। तो ये सारी चीजें सरकार देख रही है, लेकिन काम कुछ नहीं कर रही। अपने आंकड़े आप पेश कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आपका संख्या बल है, आपका हर आंकड़ा यहाँ चलता है, लेकिन जो सड़क पर आंकड़ा है, जो गांवों में और घरों में आंकड़े हैं, जो लोगों के घर में भूख है, उम्मीद है, एक आस है, वो आपके आंकड़ेबाजी से वो आस दब नहीं सकती। मान्यवर, मैं आखिर में एक ही बात कहूँगा कि पारदर्शी तरीके से आप वैकेंसीज निकालकर इम्तिहान करवाइए और उपनल कर्मियों को स्थायी कर दें। उनका भविष्य अधर में ना रहे, वो एक अधर का भविष्य उनका वो अच्छा नहीं है। बहुत लंबे वक्त से वो लोग झेल रहे हैं। उनको जहाँ जो है उनकी योग्यता अनुसार उनको परमानेंट करना न्यायोचित होगा। माननीय मैडम स्पीकर, मैं इस अविलंबनीय लोकमत के विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आदेश सिंह चौहान जी। माननीय अध्यक्ष जी, नियम 58 की सूचना पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार में युवाओं का बुरा हाल है, जो हमारे दोनों विधायकों ने कहा, और मैं थोड़ी सी बात एक कहना चाहता हूं कि जो हमारे नेता सदन है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, और मैं भी उसी पार्टी में था, मैं भी युवा मोर्चा में था। नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी और 70% आरक्षण के लिए हमने कूच किया सिडकुल रुद्रपुर में, और वहां उसका ऑफिस तोड़ दिया गया, तहस-नहस कर दिया गया, लेकिन किसी पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया नरेंद्र तिवारी जी ने, और 70% आरक्षण देने का वादा किया कि लोकल युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज क्या है, उन्हीं फैक्ट्रियों में ठेकेदारी प्रथा कर दी गई। ठेकेदारी प्रथा में उनको काम 12 घंटे लेकर 12,000 रुपए देने। आप समझ सकते हैं कि 12,000 में 12 घंटे काम कोई व्यक्ति किस तरह कर सकता है। उनका उत्पीड़न हो रहा है। नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारी सब ठेकेदार पर था, शुगर फैक्ट्रियों में सब ठेकेदार पर था, आपका बिजली उद्योग बिजली विभाग में ठेकेदार पर था, सब जगह ठेकेदार पर था। लेकिन हम ये नहीं सोचे कि हमारे युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है। आज उत्तराखंड का युवा बाहर के होटलों में बर्तन मांगने के लिए मजबूर है, केवल वो इसी धर्म की वजह से कि यहां अगर मैं रहूंगा तो मुझे पता रहेगा कि भाई कितना वेतन इसको मिलता है। उसके घर पे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो मध्य प्रदेश के होटलों में, दिल्ली के होटलों में, बॉम्बे के होटलों में बर्तन साफ करने के लिए मजबूर है। उसे उम्मीद थी कि अगर उत्तराखंड बना है और 70% हमारे इतने उद्योग लगे हैं, अगर उनका आरक्षण रहेगा और मुझे रोजगार मिलेगा तो मेरा घर अच्छी तरह से चल पाएगा। लेकिन मैं अपने नेता सदन से पूछना चाहता हूं कि जब वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तब उन्हें यहाँ के
युवाओं की पीड़ा थी, हम भी उनके साथ थे उस ऑफिस को तोड़ने में। लेकिन आज उन्हें युवाओं की चिंता क्यों नहीं? क्यों नहीं चाहते कि यहाँ के युवाओं को यहीं पर रोजगार मिले? क्यों नहीं उन फैक्ट्रियों में कहते हुए 70% आरक्षण लागू? क्यों नहीं ठेकेदार प्रथा खत्म? लेकिन आज